बीएड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य लक्ष्यों को देख चुके थे, अधिगम अनुभवों को देख चुके थे, विषय वस्तु के चयन को हम लोग देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का हस्तांतरण कैसे होता है, क्योंकि हमें इस चीज को समझना बहुत अनिवार्य है कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि विषय वस्तु हो या अधिगम अनुभव हो, उस वह तभी प्रभावी है या उपयोगी है या विषय वस्तु कहीं जा सकती है जब उसका हस्तांतरण एक से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण हो तभी। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इन विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों का हस्तांतरण बालक तक कैसे होगा, क्योंकि इनका हस्तांतरण होना बहुत है। जब तक बालक उसको सीखेगा नहीं, ग्रहण नहीं करेगा, तो कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी विषय वस्तु हो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, वो अनुपयोगी रहती है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो इसका हस्तांतरण होगा वो किस तरह से होगा, शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का हस्तांतरण यानी कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसका हस्तांतरण बालक तक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपको इस चीज को, इसके कारण को जानना है, आप इसको सीखोगे, आप इस परिणाम को सीखोगे, ऐसा नहीं। बालक को आज वो क्या पढ़ने वाला और इसको पढ़कर बालक क्या सीख सकता है, किस तरह से, यानी कि यहाँ उद्देश्यों में क्या कि क्या तो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, क्या सीखेगा और जो सीखा है उसका उपयोग क्या होगा। क्योंकि जब तक उपयोगिता बालक को नहीं पता है तो ये मानकर चलो कि आज की युवा, आज के जो बच्चे हैं, बालक हैं, ये किसी भी चीज को बिना लाभ देखे कि अगर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो वो उस चीज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में कोई भी विषय वस्तु है तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उसके जो उद्देश्य या लक्ष्य है वो बालकों तक हस्तांतरित होने चाहिए। अब वो कैसे हो, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को इस तरह से उसके अंतर्गत संकलित किया जाए कि जिससे जिस उद्देश्य को लेकर वो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो अपने आप बालकों तक हस्तांतरित हो जाए। क्योंकि जब उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है तो फिर उसमें ये तय किया जाता है कि क्यों, क्या, कैसे, क्या क्या चीजें उसको सीखनी है और सीखने के लिए किस प्रकार से वो प्रयास करे और वो अपने जीवन में उन चीजों का उपयोग कैसे करेगा। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यही बात यहाँ पर जब उद्देश्यों का हस्तांतरण होता है तो वो इस आधार पर होता है कि पाठ्यक्रम और विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों को इस तरह से सुसंगठित किया जाता है कि बालक में जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है वो उद्देश्य स्वतः ही हस्तांतरित होते चले जाए, यानी उन उद्देश्यों की स्वतः ही प्राप्ति होती चले जाए। क्यों, उद्देश्यों का हस्तांतरण वही है कि जिस उद्देश्य से लेकर चला है उसकी प्राप्ति हो जाए, अर्थात व्यवहार जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो व्यवहार का परिवर्तन बालकों में हो जाए। उसके बाद दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत कि हस्तांतरण में किस तरह से कार्य करेगा शिक्षण विधियों का अंतर्गत। शिक्षण विधियों का अंतरण या हस्तांतरण। शिक्षण विधियों का हस्तांतरण। अब शिक्षण विधियां बालक के क्या उपयोग की, वो क्या क्या उसका उपयोग करेगा कि शिक्षण विधि का किस तरह से उसको उपयोग करना है। शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं है, लेकिन उनके उपयोग के माध्यम से बालक में वो शिक्षण विधि स्वतः ही हस्तांतरित हो जाती है। जैसे कहानी कथन विधि से आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो कहानी कैसे बनाई जाती है वो विधि अपने आप बालक में हस्तांतरित होगी, क्योंकि उसने जो देखा है वो पुस्तक के अंदर विषय वस्तु को एक पैराग्राफ के रूप में
के जितने भी विषय वस्तु या अधिगम अनुभव होते हैं वो इस तरह से एकत्रित किए जाते हैं कि वो जिस विधि से वो चाहें उस विधि मतलब विधि के अनुकूल उस विषय वस्तु को एकत्रित किया जाता है, जिससे कि वो सरलता से बालक तक हस्तांतरित हो जाए। अर्थात शिक्षण विधियां इस तरह से चुनी जाती हैं कि बालक हर चीज को सरलता से सीख ले, अर्थात कि उसे विशेष एफर्ट या विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि बालक उसी पाठ्यक्रम में रुचि लेता है जिसको कि वो सरलता से और बहुत सहज कंफर्ट जोन में आकर जिस चीज को वो सीख लेता है, ऐसी विषय वस्तु पर वो ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करता है या वो खुद उस चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक बालक में जो विषय वस्तु है और अधिगम अनुभव है वो इस तरह से सुसंगठित किए जाते हैं कि वो शिक्षण विधियों में इस तरह से शिक्षण विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये चीजें अपने आप आसानी से हस्तांतरित हो जाती है। अर्थात कि शिक्षण विधियां इस तरह की शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है जिससे कि बालक में विषय वस्तु और अधिगम अनुभव स्वतः ही हस्तांतरित हो जाते हैं। अगली बात आती है इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री भी एक वो सशक्त माध्यम है या साधन है जिसके माध्यम से हम अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का सरलता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं, क्योंकि अधिगम सामग्री और शिक्षण विधियां ये वो दो माध्यम है जो विषय वस्तु को एक तरह से तो सरल बनाती है, बोधगम्य बनाती है, फिर अधिक विषय वस्तु कम समय में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि विषय वस्तु को पूर्ण करने में भी कम समय लगता है। इनके माध्यम से जहां विषय वस्तु सरल, कितनी भी कठिन विषय वस्तु हो, एक प्रभावी शिक्षण विधि का चुनाव किया जाए, अधिगम सामग्रियों का चुनाव इस तरह से किया जाए कि वो विषय वस्तु बहुत सरल बन जाए, तो वो उनके माध्यम से एक तरह से विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। फिर बाद में है बोधगम्य, क्योंकि यहाँ पर बोधगम्यता का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालक किसी भी चीज को जल्दी से समझ ले। अब समझने के लिए अगर कठिन विषय वस्तु है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि एक सामान्य सी प्रकरण है लेकिन उसमें जो साहित्यिक भाषा का उपयोग किया जाता है, साहित्यिक भाषा का जब उपयोग किया जाता है तो ये साहित्यिक भाषा जरूरी नहीं है कि बालक को उन शब्दों का अर्थ पता हो। ऐसे बहुत सरल विषय वस्तु भी होती है तो भी वो कठिन बन जाती है। अब चाहे कितनी भी कठिन विषय वस्तु हो और यदि उसे शिक्षण विधि इस प्रकार की उपयोग की गई है कि हर चीज प्रदर्शित करके बता दी जा रही है, तो फिर कैसी भी साहित्यिक भाषा का उपयोग किया जाए, बालक उस चीज को अपनी भाषा में समझ लेता है। अधिगम सामग्री यहाँ पे चार्ट, मॉडल्स आदि जो भी है उनका उपयोग किया जाता है जिससे कि वह विषय वस्तु चाहे उसमें कितनी भी क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया गया हो, बालक को वो आसानी से समझ में आ जाती है। और जब चीज आसानी से समझ में आ जाती है तो वो चीज वो जल्दी से अधिगम कर लेता है और जल्दी से उसको ग्रहण कर लेता है। अर्थात कि विषय वस्तु में विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों के हस्तांतरण का जो एक तरीका और है या उसमें जो प्रयास किया जाता है वो है अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से। अर्थात वो इतनी प्रभावी और इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि हर विषय वस्तु चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, वो उसके लिए सरल बन जाए, सुबोध हो जाए, बोधगम्य हो जाए और वो उसे आसानी से ग्रहण कर। क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बालक को चीजें समझ में आनी चाहिए, ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए। उसके बाद आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब चाहे शिक्षण विधि हो, अधिगम सामग्री हो, जो कुछ भी है उसमें मानसिक विकास की समझ, क्योंकि जब तक मानसिक विकास नहीं होगा इन दोनों चीजों का हस्तांतरण
ज्ञान की व्यापकता। अब ज्ञान की व्यापकता क्या है? यहाँ पर ज्ञान बालक को एक संकुचित दायरे में नहीं प्रदान किया जा सकता है। भले ही चाहे छोटी विषय वस्तु दी जा रही, लेकिन उसको इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए कि बालक उसको केवल एक संकुचित अर्थ में ही नहीं समझे, उसके जितने भी पक्ष संभव हैं हर चीज पर उसका ध्यान केंद्रित हो सके, उसके आधार पर उसे समझ सके। अंतिम बात जो इसके अंतर्गत आती है वो है गुणों का अंतरण। गुणों का अंतरण यानी कि जो गुण है वो गुण बालक अपनाना चाहिए, या वो गुण बालक में उन गुणों के माध्यम से भी कौन कौन सी उसे विशेषता है, किस प्रकार के उसके गुण उसमें हैं, उन चीजों को वो स्वीकार करता है, समझता है, अपने आप को उनको अपनाता है, और वो इस तरह से विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण होता है। आज हम यहीं तक अपनी बात को रखेंगे। मूल्यांकन को हम कल के वीडियो में हम देखेंगे कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर अब आपको एक प्रश्न करना है। अधिगम पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु हस्तांतरण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि अधिगम अनुभव और पाठ्यक्रम निर्माण का जो सोपान है तीसरा, अधिगम अनुभव पाठ्यक्रम विषय वस्तु के हस्तांतरण, इसको आपको स्पष्ट करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड वैश्विक इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, सोशल